हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। देखिए बीएससी थर्ड ईयर आपका जो एक टॉपिक है मीन्स चैप्टर पूरा सेकंड जो है ग्रुप वो कंप्लीट हो गया है और हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर थर्ड परमुटेशन ग्रुप यानी कि क्रमचय ग्रुप की बात कर रहे हैं, राइट। तो इस क्रमचय ग्रुप की जो चैप्टर नंबर थर्ड है हमारा उसमें क्रमचय ग्रुप क्या होता है, क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें हम यहाँ समझेंगे। तो पहले आपको जो ग्रुप चैप्टर नंबर थर्ड है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्रमचय की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्रमचय यानी कि परमुटेशन कि परमुटेशन क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो डेफिनेशन तो आपके आती ही है, एग्जाम में आपके डेफिनेशन तो 100% आती है, तो इसीलिए डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए जैसा बुक में है। मैं समझा दूंगा कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि एक परिमित समुच्चय, याद रखना समुच्चय कैसा है, परिमित है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। फाइनाइट सेट के स्वयं पर ही एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण को क्रमचय कहते हैं, ठीक है। एकेकी आच्छादक का मतलब क्या होता है, 1:1 मैपिंग, ठीक है। इसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप खुद देखिए कोई सेट है उसका स्वयं से स्वयं पर, ठीक है। एकेकी आच्छादक की अगर हम वैसे बात करें तो आपको पता है क्या होता है ये, तो मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं पता तो, और जिनको पता है अच्छी बात है। जैसे हमारे पास दो सेट हैं, मैपिंग की बात करेंगे ना, मान लो एक सेट है ए और ये सेट है बी, ठीक है। और ये इससे इसमें एफ मैपिंग हो रही है, ठीक है, एफ कोई मैपिंग है। तो हम आपसे कहते हैं कि मान लेते हैं ए के पास एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और बी के पास एलिमेंट है कितना, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ए बी सी एंड डी मैंने यहाँ रख दिए। तो अगर एक की बात करूं तो एक का एक के साथ में संबंध, जैसे एक का बी से हुआ, 2 का ए से हो गया, 3 का सी से हो गया, 4 का से हो गया, ऐसे ले लो। या एक का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से, ऐसे कर लो, कैसे भी ले लो। लेकिन एक का संबंध दूसरे के साथ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का संबंध बी से है तो एक का संबंध ए से भी है, ठीक है। इस तरह से वैल्यू नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे फिर, 1 1, ठीक है। 1 to 1 हम काम कर रहे हैं, 1 1 इसे हम कहेंगे। और आच्छादक से आने से पहले मैं बता दूं कि ये तो आप जानते ही हो, इसे हम क्या कहते हैं, प्रांत यानी कि डोमेन, ठीक है। और ये क्या होता है, कोडोमेन यानी कि सह प्रांत। तो आपके पास यदि इस सह प्रांत के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचे जिसका संबंध एक किसी भी एलिमेंट के साथ में हो, मतलब कि यहाँ पर कोई खाली नहीं बचना चाहिए, सबका संबंध, सबकी प्री इमेज यहाँ पर विद्यमान हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आच्छादक, ठीक है, यानी कि ऑन टू। समझ में आया, यानी कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज विद्यमान होनी चाहिए, ए सेट संबंध होना चाहिए, कैसे भी हो डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे कुछ खाली नहीं हो। यहाँ खाली हो जाए चलेगा, लेकिन इधर खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास, अब यहाँ पर तो हमने क्या लिया, 2 सेट लिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है कि वो स्वयं पर ही, राइट, स्वयं पर ही क्या हो, एक आच्छादक हो। तो स्वयं पर ही का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 है, ठीक है, तो 1 लिया आपने, ये कहां से बिलोंग करा, ए से, तो जो इसकी मैपिंग बनेगा वो क्या होगा,
एफ ऑफ 1 होगा, ठीक है। वो भी कहाँ से आएगा, ए में से आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू ए है तो इसकी मैपिंग कौन करेगा, एफ ऑफ 2, ठीक है। 3 बिलोंग्स टू ए, तो जो भी एफ के अंदर 3 रखने पर वैल्यू आ रही है वो एक तो ए में से ही होनी चाहिए, ऊपर से उसके साथ मैपिंग कर ही लेगा। तो इसका मतलब बी का कोई रोल नहीं रहा पे। और अगर बी का कोई रोल आता भी है, यानी कि ए बी सी डी कोई एलिमेंट आपके पास होते भी हैं, तो इस बी का मतलब या ए का मतलब क्या होना चाहिए, एफ ऑफ 1, ठीक है। यहाँ से इसका संबंध एफ ऑफ 1 के बराबर, और वो एलिमेंट फिर ए से ही मिलना चाहिए। इस बी का कोई अलग से मतलब नहीं है, लेकिन ए बराबर यहाँ पर बी ही रहेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। बी बिलोंग्स टू ए, समझ में आ रहा है आपको कि स्वयं पर ही एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण अगर होता है तो वह परमुटेशन कहलाता है, राइट। अब हमारे पास इससे आगे हम कहते हैं कि परिमित समुच्चय अगर है तो उसका मतलब संख्याएं जो है इसके एलिमेंट की वो काउंट कर सकते हैं, है ना। अगर कोई भी संख्या है इसकी तो उस एलिमेंट की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंट अगर हम कर सकते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसके हमारे पास क्या निकलेगा, डिग्री निकलेगा। तो डिग्री ऑफ परमुटेशन यानी कि परमुटेशन यानी क्रमचय की घात, उसे हम कैसे करेंगे, हम काउंट करेंगे उसके एलिमेंट्स को। तो किसी भी परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को हम क्रमचय की घात कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, समुच्चय में, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को क्रमचय की घात कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्रमचय की घात। तो नॉर्मल चीजें हम पहले भी समुच्चय जो है ग्रुप के लिए पढ़ चुके थे इस चीज को, मतलब यही काउंट करते हैं अवयव की संख्या, वही क्या कहलाती है, उसकी घात। वहां पे डिग्री, यहाँ पे डिग्री है, घात माने डिग्री, और वहां पे क्या होता था, ऑर्डर होता था, मतलब कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। इस तरह से ये डेफिनेशन है, इसको भी आपको याद रखना है। तो इसके बाद हम कैसे परिमित समुच्चय बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा कहते हैं कि माना यदि S कोई परिमित समुच्चय है, ठीक है, जिसके पास केवल कितने अवयव है, 3 अवयव है, जिसके पास केवल 3 अवयव है, केवल 3 अवयव हैं, ठीक है। तो समुच्चय के केवल फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 क्या होंगे, क्रमचय होंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। मतलब मैं आपसे कहूं कि n एलिमेंट है, कोई परिमित समुच्चय है जिसके पास n एलिमेंट है, तो n अवयवों यानी कि एलिमेंटों के लिए क्रमचयों की संख्या क्या होगी, फैक्टोरियल n होगी। क्रमचयों की संख्या क्या होगी, फैक्टोरियल n होगी, राइट। तो हमारे पास इसको लिखते कैसे हैं, S3 से, ठीक है। S3 और 3 एलिमेंट, तो S3 को क्रमचयों का 3 घात का समुच्चय भी कहते हैं। तो अब देखिए आप, मान लेते हैं S3 है, इसके पास 3 एलिमेंट है, हमारे पास X है, Y है और Z, ठीक है। यही है, 3 एलिमेंट है, सॉरी मैं समुच्चय बना रहा हूं तो ऐसे लिख देता हूं, X, Y और Z 3 एलिमेंट। और चाहो तो आप इसको X, अब इसका मेरे पास, चलो मैं एक बार जनरल फॉर्म बता देता हूँ आपको। S3 की बात नहीं करता, मैं जनरल फॉर्म बताता हूँ। S है हमारे पास, इसके पास एलिमेंट है S1, S2 और Sn तक है, राइट। तो एक प्रतिचित्रण आया आपके पास F। अब हम कह रहे हैं कि स्वयं से स्वयं पर होना चाहिए, है ना। जो प्रतिचित्रण है वो स्वयं से स्वयं पर होना चाहिए। तो अब होना चाहिए स्वयं पर, तो इसका मतलब क्या है कि अगले वाले
एस की बात हम करें तो उसके पास क्या एलिमेंट होंगे? अगर यहाँ पर x1 है, x2 है, xn है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे f of x1, f of x2, ठीक है, और ऐसे करते करते f of xn होगा, राइट? समझ में आया ना? f of x1, x2 का f of x2, xn का f of xn, इस तरह से हम क्या बनेगा, ये क्रमचय बनेगा। अब हम चाहे तो f of x1 को क्या लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसको y1 y2 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं लिख दूँ यहाँ पे y1, यहाँ लिख दूँ मैं y2 और यहाँ लिख दूँ मैं yn, ठीक है। तो समय आया कि इसका जो प्रतिबिंब है वो f of x1 है, उसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास कितने, हमने भी कहा था कि 6 क्रमचय बनते हैं। तो कैसे बनते हैं 6 क्रमचय? देखिए आप मान लेते हैं S के पास 3 एलिमेंट हैं x y z, ठीक है, अभी मैंने लिया था x y z 3 एलिमेंट है। तो आप देखिए 6 कंडीशन कैसे बनेगी। अगर x y z है तो सकता है कि x का प्रतिबिंब x ही हो, y का y के साथ ही हो, z का z के साथ ही हो, जैसे उसमें बताया था मैंने आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे मान लो यहाँ पे था 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, या 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 1 के साथ, ऐसा हो सकता है। 1 1 होना चाहिए और कुछ छूटना भी नहीं चाहिए, राइट? ऐसे अगला क्या हो जाएगा, x y z है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x का x नहीं है, x का क्या हो सकता है y, ठीक है, y का क्या हो सकता है z, z क्या हो सकता है x, हो सकता है ना। अगला देखो आप x y z, अब x का क्या हो सकता है z, y का क्या हो सकता है x, उसका क्या हो सकता है y। पॉसिबिलिटी बन सकती है, यही पॉसिबिलिटी है, आप चाहे रख के देख लो x y z। अब हम कहते हैं कि x का तो x ही छोड़ दिया, y का z और z का y, ठीक है, 4 हो गए, 2 और बनने चाहिए इसका मतलब, ठीक है। अब हम कह रहे हैं y का y छोड़ दिया, x का z और z का x, और सेम हम काम यहाँ करेंगे कि y का तो हम z का z छोड़ दिया, y का x और x का y का x, ठीक है। तो मैं आया, तो इस तरह से 6 हमारे पास क्या बन गए, क्रमचय बनेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई भी नहीं बनेगा, मतलब कि 6 ही बनेंगे। आप चाहो तो देख सकते हो, इस 6 के अलावा आपके पास और कोई क्रमचय इस 3 एलिमेंट के लिए नहीं होगा। अगर हम 4 एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 4। और बस 4 एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो फैक्टोरियल 4 होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो गया, 24 आपके पास क्रमचय हो जाएंगे। सेम इसी तरह होंगे कंडीशन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, कंडीशन हो गई। अब हम कहते हैं, एक चीज बताता हूं कि जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास कोई भी क्रमचय है x y z और y z x हो गया, ठीक है, या फिर मैं कहता हूं आपसे कि x z y और y x z, ठीक है, ये कोई क्रमचय है। देखो ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। पूछिए क्यों? तो ये देखिए आप ध्यान से ऊपर देखिए, x के बाद क्या आ रहा है y, y के बाद क्या आ रहा है z, और z के बाद क्या आ रहा है x आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे भी x के बाद क्या आ रहा है, z ही आ रहा है ना, z के बाद यहाँ पे x, तो x के बाद वापस क्या आएगा, z आएगा। आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे देखो आप x का y, मतलब x का प्रतिबिंब कौन है, y है, y का z और z का x है। तो सेम यहाँ पर भी x का y, z का x और y का z, दोनों सेम सेम है। प्रतिबिंब हमने थोड़ा बदले हैं, हमने तो खाली इस तरह से क्रम बदल दिया है, हमने जो है वो इस तरह से क्रम बदल दिया है और कुछ नहीं बदला है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब क्रम बदलने पर क्रमचय का मान नहीं बदलता। हाँ, अगर आप यहाँ पर ये चेंज कर देते कि y का यहाँ पर z है और यहाँ पर y का x हो जाता, तब ये दिक्कत हो सकती थी, तब आप कहते हैं कि ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अब मैं मोस्ट जो चीज है आपका क्रमचय की वो सिखाने जा रहा हूँ, और मोस्ट चीज क्या है, क्रमचय का गुणन, ठीक है। क्रमचय का गुणन कैसे करते हैं
वो चीज़ हमें सीखनी है कि दो क्रमचे हमें दे रखे हैं, उसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं सीधा। आपको थ्योरी जो है वो तो बुक में मिल सकती है। 1 2 3 एंड 4 ये आपके पास क्या है, कोई समुच्चय है, ठीक है। और आपको इसका क्रमचय दे रखा है, राइट। क्रमचय दे रखा है 1 2 3 4। 1 का प्रतिबिंब कौन दे रखा है, 3। 2 का क्या दे रखा है, 1। 3 का 4 और 4 का 2। ये दे रखा है हमको, हमने अपनी तरफ से नहीं लिया, ठीक है। एक क्रमचय और दे रखा है 1 2 3 4। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1। याद रखना 4 एलिमेंट हैं तो टोटल 24 क्रमचय बन सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई दो क्रमचय उन्होंने हमें दिए और इन दोनों का ही हमें मल्टीप्लाई निकालना है, राइट। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है, यानी कि f इंटू जी करना है। तो दो तरीके हैं। पहली बात हमें क्या ध्यान में रखना है मल्टीप्लाई करते टाइम, पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो है कि दोनों की जो क्रमचय है ना वो कितनी घात के हैं, 4 घात के हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे 1 2 3 और ये वाली चीज गायब हो गई, और यहाँ पे तो 4 की 4 चीजें, यानी कि एक तो 3 घात का हो गया और एक 4 घात का हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं f इंटू जी, उसको करने के तरीके क्या होंगे वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो एफ जी निकालने से पहले आप देखिए f ऑफ 1 की मैं बात करूं तो क्या दे रखा है मुझे, 3 दे रखा है। f ऑफ 2 की मैं बात करूं तो मुझे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ऐसे ही f ऑफ 3 की करूं तो 4 और f ऑफ 4 की करूं तो 2 दे रखा है। सेम g ऑफ 1 की बात करूं मैं तो क्या दे रखा है, 2। g ऑफ 2 की बात करूं तो 3 और g ऑफ 3 की बात करूं तो 4 और g ऑफ 4 की बात करूं तो 1। ये दे रखा है ना। अब देखिए f इंटू जी का मतलब क्या है, f इंटू जी का मतलब है f ऑफ g, ठीक है। f इंटू जी किस पर, 1 पर, इसका मतलब क्या है f ऑफ g ऑफ 1, ठीक है। f ऑफ g ऑफ 1 का मतलब क्या है, g ऑफ 1 कितना है, 2, ठीक है। g ऑफ 1 कितना है, 2, तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब f ऑफ g ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। वो निकाल लेते हैं f g ऑफ 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ 2, तो g ऑफ 2 कितना है भाई बताओ, 3, तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 4। f निकालते हैं, राइट। और निकाल लेते हैं f g ऑफ 3, यानी कि f ऑफ g ऑफ 3, तो g ऑफ 3 कितना है, 4, तो f ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 4, तो f ऑफ 3 का मान कितना है, 4 है। और f ऑफ g ऑफ 4, तो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ 4, यानी कि g ऑफ 4 का मान कितना है, 1, तो 1 रख दो यहाँ पे, g ऑफ 4 का मान 1 है, f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 3। तो एक तो हमारे पास ऐसे मान निकल के आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या से लिख सकते हैं, f ऑफ g लिख दिया मैंने, 1 2 3 4, पर तो 1 2 3 4 ही है, ठीक है। नीचे क्या है, 1 का तो 1, 2 का 4, 3 का 4, सॉरी 2 का 4 3 का 4 सेम से आ सकता नहीं है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, कोई मिस्टेक हुई है कि f ऑफ 4 कितना है, 2 है, ठीक है। तो 1 4 और 2 3 ये रखना है हमको, 1 4 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये f ऑफ g हो गया, और इस हिसाब से आप g ऑफ f भी निकालोगे, ठीक है। तो टर्म जो है जरूरी नहीं है वो सेम आएगी, ये बात कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। आप निकालोगे तो कुछ ना कुछ टर्म यहाँ पर होगी, वो टर्म क्या होगी वो भी आपको निकाल के दिखा दूंगा। लेकिन इसको निकालने का जो दूसरा तरीका है वो इजी मेथड है, कि पेपर में भी आप ऐसे निकालोगे। तो क्या मेथड है वो यहाँ पर सिखा देता हूँ मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 4 3 1 4 2, और g जो है 1 2 3 4, और यहाँ है 2 3 4 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं f ऑफ g निकालने का सबसे सिंपल तरीका यहाँ पर क्या है,
आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ऊपर जो नीचे टर्म है वो सेम होनी चाहिए। ऊपर 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 4 है, ये चीज सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अगर एफ ऑफ जी निकालना है तो जी से एलिमेंट लेने हमारे को सबसे पहले। ठीक है, जो चीज बाद में आती है उससे एलिमेंट लिया जाएगा। तो 1 का प्रतिबिंब कौन है 2, तो हम ऐसे बोलेंगे 1 का 2, और फिर उठाओ 2 को, यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फिर 2 का क्या है 3, तो 3 का उठाओ यहाँ से f में से 3 का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर जो उठाओ यहाँ से 3 का 4 और 4 का 2, 4 का 1 प्रतिबिंब और 1 का उठाओ यहाँ से कितना आ रहा है 3। आप देख सकते हो यही आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। अब मैं यहाँ पे g ऑफ f यानी कि उल्टा निकाल सकता हूँ, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको, आपको भी आ जाएगा समझ में। तो देखिए आप g ऑफ f निकाले तो पहले f आएगा फिर g आएगा, फिर बाद में f आ रहा है। तो f में देखो आप पहले तो ऊपर लिख दो आप 1 2 3 4। ठीक है, 1 का 3, 3 का 4, 2 का 1, 1 का 2, राइट, 3 का 4, 4 का 1। जो यहाँ पे छोड़ रहे हो उसी को आप यहाँ पे पकड़ लो। ठीक है, 4 का 2 और फिर यहाँ 2 देखो, 2 का कितना है 3। तो ये हो गया आपका क्या g ऑफ f। अब बताओ दोनों सेम आए हैं क्या, नहीं आए ना सेम। तो f ऑफ g इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f, या कहें तो f g इज नॉट इक्वल टू g f। तो ये चीज आपके पास मेनली ये कह जाती है कि जो क्रमचय होते हैं ना, क्रमचय वो क्या होते हैं अक्रम विनिमय होते हैं। ये चीज भी कहती है अक्रम विनिमय, यानी कि नॉन कम्यूटेटिव, राइट। हम कह सकते हैं कि वो कम्यूटेटिव नहीं है अवेली। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज प्रूफ हुई। तो इसी पर बेस मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन आपको खुद करने हैं मल्टीप्लाई वाले। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आपको करना है और जी एफ और एफ जी दोनों निकालने हैं, दोनों तरह से मल्टीप्लाई करके आपको इसको फाइंड करना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।